हेलो एवरीबॉडी, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट पर। दोस्तों, आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आया हूँ जो सीईटी मॉक टेस्ट रहेगा हिस्ट्री से संबंधित। कल भी हमने 30 क्वेश्चन किए थे, आज फिर हम 30 क्वेश्चन का एक प्रैक्टिस सेट करेंगे। दोस्तों, ये आपका जो है 24 जुलाई को जो एचसीएस का एग्ज़ाम हो आने वाला सीईटी एग्ज़ाम दोस्तों, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल शंकरनाथ एजुकेशन पॉइंट से ज़रूर जुड़े। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 30 क्वेश्चन के बाद आज 31वां क्वेश्चन जो, और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन जो है, कल हमने 30 क्वेश्चन तक किया था। आज 31वें क्वेश्चन से नंबर है। दोस्तों, मैं क्वेश्चन बोलूँगा, आपको 1-2 सेकंड का टाइम दूंगा, आपको अपना आंसर देना है और मैं आंसर बताऊंगा, फिर आपको अपना आंसर मैच कर लेना है। पहला क्वेश्चन आज का है और वीडियो में 31वां क्वेश्चन है, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों त्रिरत्न। ये बौद्ध धर्म में है दोस्तों, बुद्ध धम्म और संघ त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, ये कहलाते हैं त्रिरत्न। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं। बौद्धों का जो पवित्र अवशेष है दोस्तों, उन पर निर्मित गुंबदाकार जो छत वाली अर्धगोलाकार संरचना है, उसको हम क्या कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी स्तूप। आप सभी जानते हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड बहुत सारे स्तूप की जानकारी, स्तूपों से हमें बौद्ध धर्म की जानकारी मिलती है। तो स्तूप इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। वीडियो को शेयर कर दे भी, क्योंकि एचसीएस के एग्जाम में यहाँ से 1 ना 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे भी। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, महात्मा बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी। जो बुद्ध की मृत्यु है, जिसको महापरिनिर्वाण कहा गया है, वो कब हुई थी दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अभी 483 ईसा पूर्व, 483 BC दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। 34वां क्वेश्चन अभी, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा अभी महावीर जैन। बी आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा, महावीर जैन जो जैन धर्म के संस्थापक थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, वर्धमान महावीर। देखिए, महावीर जैन का ही बचपन का नाम था वर्धमान दोस्तों। तो इसमें क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि वर्धमान महावीर किसका नाम है। तो जो महावीर जैन है, उनका ही बचपन का नाम था वर्धमान। तो वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा अभी 35वां क्वेश्चन, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण मतलब ज्ञान कहाँ प्राप्त किया था दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर अभी पावापुरी बिहार में दोस्तों, पावापुरी में इन्होंने क्या है जो है ना ज्ञान प्राप्त किया था, परिनिर्वाण प्राप्त किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। 36वां क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं। 36वें क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भी। तो जैन साहित्य को कहते हैं भी आगम, आगम बोलते हैं जैन साहित्य को, ठीक है, जैन साहित्य। 36वें क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा आगम। और आपके 30 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक पाए दोस्तों, वे भी ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर आप 20+ क्वेश्चन करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है आने वाले एचसीएस एग्ज़ाम और सीईटी एग्ज़ाम के लिए दोस्तों। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित था। दक्षिण भारत में जो प्रसिद्ध जैन केंद्र था, यानी जैन धर्म से रिलेटेड प्रमुख स्थान था जो दक्षिण भारत में, वो कौन सा दोस्तों। इस क्वेश्चन का आंसर करिएगा अभी 37वें क्वेश्चन का आंसर। तो 37वें क्वेश्चन का आंसर अभी श्रवणबेलगोला। दोस्तों, ये श्रवणबेलगोला स्थान जो है वो कर्नाटक के अंदर है, जहाँ पर महावीर जैन को दोस्तों, महावीर जैन ने क्या है अपने अंतिम सांसें ली थी, अंतिम जो अपना शरीर त्याग दिया था, ठीक है। तो श्रवणबेलगोला कर्नाटक में रहेगा, जहाँ पर जो है दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र है बौद्ध, माफ़ कीजिएगा दोस्तों, जैन धर्म का। उसके बाद देखिए दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद के भारत से रिलेटेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं ये। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था, यानी 6ठी शताब्दी से पूर्व जो मगध में किस खनिज का भंडार था, ये क्वेश्चन पूछा गया है। 38वें क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा भी आप। तो 38वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा आप क्या भी, लोह ऐसे का जो ना बहुत बड़ा भंडार था 6ठी शताब्दी ईस्वी से पूर्व जो हम मगध साम्राज्य में। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी 39वां क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था।
ये देखिए ये सारे ही राज्य का नाम दिया गया है, लेकिन उस टाइम पर ये क्या आते थे दोस्तों कि जो जनपद हुआ करते थे, जो 16 जनपद थे, तो जनपद को ही उस तरीके के यानी उस टाइम पर राज्य कहा गया है। तो उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। तो वो कौन सा राज्य है जिसने युद्ध में इस्तेमाल किया था हाथियों का? आंसर दीजिएगा अभी 39वें क्वेश्चन का। तो ये था अभी मगध राज्य। ध्यान दीजिएगा, मगध जो सबसे बड़ा जनपद था, सबसे बड़ा राज्य उस टाइम का था, इन्होंने क्या है पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का। हेरोडोट्स को माना जाता है, मैंने इस क्वेश्चन में ही आंसर दे दिया है। हेरोडोट्स को क्या माना जाता है भाई? इतिहास का जनक। ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूँ सभी कैंडिडेट्स का ठीक होगा, सभी जो भी प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, क्योंकि हेरोडोट्स जो है इतिहास का जनक माना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी अलेक्जेंडर सिकंदर, यानी अलेक्जेंडर जो सिकंदर था और पोरस के बीच कहाँ लड़ाई हुई थी? सिकंदर और पोरस के बीच सीधा सा क्वेश्चन पूछ ले आपको, कहाँ पर लड़ाई हुई थी या इस युद्ध को नाम क्या दिया जाता है? तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा अभी 41वें क्वेश्चन का। तो लड़ाई हुई थी भी हाइडेस्पीज में। अलेक्जेंडर सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई हुई थी हाइडेस्पीज, यानी इस युद्ध को दोस्तों हाइडेस्पीज के नाम से जाना जाता है। और ये स्थान पूछ लेना हाइडेस्पीज कहाँ है, तो ये झेलम नदी के किनारे दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था हाइडेस्पीज में। ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में दो आंसर आपके। पोरस ने कहाँ लड़ाई लड़ी थी, एग्जैक्ट स्थान हाइडेस्पीज। अगर पूछ ले कहाँ पर दोस्तों, तो झेलम नदी का तट पर भाई। इस तरीके से क्वेश्चन। निम्नलिखित मगध के राजवंशों का कालक्रम अनुसार लिखिए। देखिए 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, नंदवंश, शिशुनाग वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। इनको कालक्रम के अनुसार लगाना कि भी पहले वंश कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा और चौथा कौन सा। इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा भी 42 क्वेश्चन, 42वें क्वेश्चन का आंसर। तो भी इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों आपका 42वें क्वेश्चन का आंसर है सी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में गड़बड़ जरूर है, क्योंकि 2 बार 1 दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले दोस्तों देखिए हर्यक वंश आया, फिर शिशुनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया और फिर मौर्य वंश आया। पहले मौर्य वंश आया फिर नंद वंश आया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा भी आपका सी। अब चलते हैं अभी 43वें क्वेश्चन पर। 43वां क्वेश्चन अभी महाभाष्य किसने लिखा था? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा अभी 43वें क्वेश्चन का। महाभाष्य किसने लिखा था? 43rd क्वेश्चन। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे भी सभी स्टूडेंट्स के पास, अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दें। महाभाष्य किसने लिखा था? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अभी पतंजलि। महाभाष्य लिखा था अभी पतंजलि ने। उसके बाद अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं अभी 44 क्वेश्चन। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? प्राचीन काल में जो स्रोत हम लिखते थे दोस्तों, उनमें प्रयुक्त भाषा यानी कौन सी भाषा का इस्तेमाल उनमें किया जाता था स्रोत लिखने में? 44वें क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा भाई। तो 44वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा दोस्तों आपका राइट आंसर रहेगा संस्कृत। प्राचीन भाषा संस्कृत का इस्तेमाल किया जाता था स्रोत लिखने में। अब मौर्य काल से संबंधित कुछ क्वेश्चन दोस्तों हम करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मौर्य काल से रिलेटेड है और 45वां क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा भाई। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा दोस्तों मौर्य वंश का जिक्र हम कर रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य को जो है दोस्तों विष्णुगुप्त या चाणक्य ने राजा बनाया अपनी नीतियों के कारण। एक जो है ना दोस्तों महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य साबित हुए। जो है ना जो विष्णुगुप्त यानी चंद्रगुप्त, माफ कीजिएगा दोस्तों, विष्णुगुप्त जो चाणक्य नीति आप सभी जानते ही हैं। चाणक्य की जो नीतियां हैं उनसे हर कोई पार नहीं पाता था। तो जो यूनानी हैं उनको भारत से बाहर निकाला चंद्रगुप्त मौर्य ने, और भारत का एक महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य शामिल मतलब दोस्तों जो है हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य भारत का एक महान शासक हुआ। उसके बाद अगला क्वेश्चन अभी 46वां क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? ये क्वेश्चन पहले भी मैंने आपको बताया, वीडियो में पहले ही आ चुका है। 46वें क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा भाई। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे भी श्रवणबेलगोला में। मैंने आपको बताया इन्होंने अंतिम सांस श्रवणबेलगोला कर्नाटक में ली, जहाँ पर इन्होंने क्या है जैन धर्म को अपना लिया था। और जैन धर्म में एक प्रथा होती है दोस्तों संथारा, इन्होंने वहाँ पर बिना कुछ खाए पिए जो है उपवास किया और अपने प्राण त्याग दिए, यानी मोक्ष प्राप्त हुआ दोस्तों। एग्जैक्ट सही बात मैं आपको बताऊं जो एग्जैक्ट है। उसके बाद अगला 47वां क्वेश्चन, अभी निम्नलिखित में से वह कौन है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? देवानाम प्रियदर्शी दोस्तों किसका नाम था?
तो ये नाम था भी मौर्य राजा अशोक का। 47वें क्वेश्चन का माफ कीजिएगा दोस्तों, जो 47वां क्वेश्चन है उसका आंसर अभी देवानाम प्रिय। आप सभी जानते ही हैं किसका नाम था, मौर्य राजा अशोक का, देवानाम प्रियदर्शी दोस्तों। तो मौर्य राजा अशोक जो बिंदुसार के पुत्र थे, इनका नाम था प्रियदर्शी। उसके बाद 48वां क्वेश्चन भाई, 48वें क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, किस शिला राजादेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है। देखिए मैं आपको बता दूं दोस्तों, कलिंग युद्ध 261 BC पूर्व लड़ा गया था। उसमें बहुत सारा जो नरक बहा था, यानी बहुत लोगों की हत्याएं, निर्मम हत्याएं, युद्ध में आप सभी जानते हैं मारकाट हुई थी बिल्कुल बुरी तरीके से। तो इस युद्ध से क्या है, अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था और उसने युद्ध त्याग की घोषणा कर दी थी। तो ये कौन सा अभिलेख था जिसमें यह दर्शाया गया है, लिखा गया है कि इस युद्ध के बाद जो ना अशोक ने जो है हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपना लिया था, एक तरीके से युद्ध त्याग की घोषणा कर दी थी। आंसर कीजिएगा 48वें क्वेश्चन का। तो ये क्वेश्चन का आंसर अभी शिला राजादेश का अभिलेख 13, शिला राजादेश अभिलेख 13, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा दोस्तों। 48वें क्वेश्चन का ये आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन 49वां भी, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत कौन था। जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था यूनानी राजदूत, वो कौन था। 49वें क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा भी, कौन था इसका राजदूत, यूनानी राजदूत। तो 49वें क्वेश्चन का आंसर है भाई मेगास्थनीज जो है ना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी लेखक एक आया था जो राजदूत था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 50वां क्वेश्चन अभी, इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी। जो इंडिका बुक है वो किसने लिखी थी, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी भी मेगास्थनीज ने, और मेगास्थनीज ऊपर वाले 49वें क्वेश्चन में आपने देखा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है, मेगास्थनीज। उसके बाद 51वां क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था। तो अशोक ने किस से शिक्षा दीक्षा लेकर बौद्ध धर्म को अपनाया था, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी। तो उपगुप्त इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। 51वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा बी भी आपका, उपगुप्त नामक शिक्षक से जो है इसने दीक्षा ली थी और बौद्ध धर्म अपना लिया था। उसके बाद 52वें क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। 52वां क्वेश्चन आपका दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य। देखिए चाणक्य के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य अपनी नीतियाँ बनाने के लिए मशहूर था। निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था। चंद्रगुप्त का संबंध किस विद्या केंद्र से था, किस यूनिवर्सिटी से था। तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा अभी 52वें क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का आंसर अभी तक्षशिला से जो ना प्रसिद्ध गुरु चाणक्य का संबंध था। कलिंग युद्ध, अगला क्वेश्चन 53वां, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ। देखिए मैंने 2 क्वेश्चन पहले ही कलिंग युद्ध के बारे में जिक्र किया था, इसकी डिटेल बताई। कलिंग युद्ध लड़ा गया था भी आपका, आंसर कीजिएगा 53वें क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा भी 261 BC पूर्व, 261 BC, यानी कि ए इसका आंसर रहेगा 53वें क्वेश्चन का। 54वें क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है भाई, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। जो मौर्य काल रहा दोस्तों, उसके दौरान जो शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र था वो इन ऑप्शन में से कौन सा आंसर है। तो 54वें क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। तो ये था भी तक्षशिला आप सभी जानते हैं सबसे पहली वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी थी, और ये दोस्तों वर्तमान समय में पाकिस्तान में है तक्षशिला यूनिवर्सिटी। उसके बाद अगला क्वेश्चन भी 55वां, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी। अर्थशास्त्र एक ग्रंथ है दोस्तों, तो इसकी रचना किसने की थी। 55वें क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तो अर्थशास्त्र लिखा था भी कौटिल्य, बी आपका राइट आंसर रहेगा। कौटिल्य अगर आपको ऑप्शन में नहीं मिले तो कहीं पर चाणक्य मिलेगा या फिर विष्णुगुप्त, ये 3 नाम एक ही व्यक्ति के दोस्तों, कौटिल्य, विष्णुगुप्त और चाणक्य। तो ये इसकी रचना की थी कौटिल्य ने। उसके बाद 56वां क्वेश्चन है भैया आपका, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। 56वें क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। तो शिलालेखों का जनक अभी अशोक। देखिए अशोक के बहुत सारे शिलालेख थे भी, चाहे टोपरा स्तंभ अभिलेख की बात करूँ, मास्की या गुजरा के अभिलेखों की बात करूँ, बहुत सारे अभिलेख जो ना अशोक से संबंधित हैं। उसके बाद 57वां क्वेश्चन अभी, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था। मौर्य वंश का जब शासन चल रहा था दोस्तों, तो स्थानिक कौन था। 57वें क्वेश्चन का आंसर करें भी। तो 57वें क्वेश्चन में जो स्थानिक कौन था,
तो दोस्तों ये थे जिला प्रशासक। जो स्थानिक होते थे वो जिला प्रशासक को कहा जाता था, एक पोस्ट दी गई थी, जिला प्रशासक को जो है स्थानिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन 58वां क्वेश्चन। अभी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जो है HCS का एग्ज़ाम और CET एग्ज़ाम के लिए जो अभी फ़िलहाल हमारा हिस्ट्री CET जो ना दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपकी हिस्ट्री के रहेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन 58वां भी, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया। देखिए जैसे ही मौर्य वंश का अंत हुआ, अभी मैंने आपको ऊपर सीरीज भी बताई थी कि वंश को कालक्रम अनुसार लगाना है, तो किस वंश ने शासन किया था मौर्य वंश के बाद। इस क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपने वो क्वेश्चन ठीक से किया होगा, आपका क्वेश्चन ठीक होगा, तो उस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर आप दे सकते हैं। 58वें क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा अभी, मौर्य वंश के बाद किस वंश ने शासन किया था, तो शुंग वंश ने। शुंग वंश का शासन, मौर्य वंश के जो पतन के बाद शुंग वंश आया था। उसके बाद देखिए मौर्योत्तर काल से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 59, 59वां क्वेश्चन जो है, मिलिंद पन्नो क्या है। 2 क्वेश्चन आज की वीडियो का शेष हैं। आज 60 क्वेश्चन तक हम करेंगे दोस्तों, क्योंकि 30 क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमारी चली हुई है। तो 59वां क्वेश्चन आपका अभी, मिलिंद पन्नो क्या था। 59वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका रहेगा अभी बौद्ध पाठ। मिलिंद पन्नो क्या था, एक बौद्ध पाठ था दोस्तों। तो मिलिंद पन्नो क्या है, आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए तो एक बौद्ध पाठ या एक बौद्ध ग्रंथ इसको बोल सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन अभी, चरक किसके राज चिकित्सक थे या किस के दरबार में जो ना चरक थे, राजवेद जो थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा अभी आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा अभी कनिष्क के। कनिष्क जो कुषाण वंश का शासक था दोस्तों, इसके जो ना चरक जो राज चिकित्सक थे। तो इस वीडियो में दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। कमेंट करके बताएं आपके कितने क्वेश्चन इस वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट में ठीक रहे हैं, और कुछ और दोस्तों नई जानकारी या नए कमेंट वगैरह आप करेंगे कि भी और कुछ वीडियो लेकर आनी चाहिए किसी तरीके से, तो आपके सजेशन बिल्कुल शामिल हैं दोस्तों, कमेंट करें। इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई और इन्फॉर्मेशन के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।